थी, एक बार वापस समझ लो, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और फिर अपन थर्मो पे आएंगे। देखो, तो जैसे मान लो कोई भी बॉडी है, सपोज कर कोई भी बॉडी है, और मान ले कि इस बॉडी का टेम्परेचर है टी। इस बॉडी से अलग अलग कलर की लाइट निकलती है, मतलब अपन बोल सकते हैं कि इस बॉडी से हर तरीके की लाइट निकलती है। तो मान लो किसी लाइट की वेवलेंथ लैम्डा 1 है, किसी की वेवलेंथ लैम्डा 2 है, किसी की वेवलेंथ लैम्डा 3 है, किसी की वेवलेंथ लैम्डा 4 है, किसी की वेवलेंथ लैम्डा 5 है। तो अगर अपन चेक करते हैं कि यार, मान लो मुझे चेक करना है कि लैम्डा 1 वाली लाइट कितनी है, लैम्डा 2 वाली लाइट कितनी है, लैम्डा 3 वाली लाइट कितनी है, तो एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ का अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ ऐसा आता है। और मान ले कि मुझे ये पता पड़ा कि यार, ये वाली जो वेवलेंथ है ना लैम्डा एम, मान ले कि इस वेवलेंथ की लाइट सबसे ज्यादा है, तो इस वेवलेंथ और बॉडी के टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है, लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी। तो अगर मान ले कि मैं तुझे बोल दूं, अगर मान ले कि तुझे एग्जाम में मैं दे दूं कि यार ये कोई बॉडी है, और मैं देखा कि इस बॉडी से 500 नैनोमीटर वाली लाइट सबसे ज्यादा निकल रही है, तो बता इसका टेम्परेचर कितना है। तो देखो, लैम्डा की जगह क्या पुट करना है, 500 नैनोमीटर। तो 500 इंटू 10⁻⁹ इंटू टी इक्वल टू बी। तो तुझे क्या मिल जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर मिल जाएगा। तो कोई तुम्हें पूछे कि वियंस डिस्प्लेसमेंट लो क्या काम आता है, तो वियंस डिस्प्लेसमेंट लो बॉडी का टेम्परेचर निकालने की काम आता है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? सर एक ग्राफ ऐसा कैसे बना, मतलब यार ऐसा बनने का रीजन? गगन, एक्चुअली ये जो ग्राफ है ना, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड ग्राफ है। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि ग्राफ ऐसा क्यों बना, ये ग्राफ ऐसा है, ये मैं तेरे को समझा सकता हूं। ये ग्राफ ऐसा क्यों बना इसकी कोई इक्वेशन नहीं है हमारे पास। हमने बेसिकली क्या किया, देख साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया होगा। तो साइंटिस्ट लोगों सर, ने, एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक बार समझाएं दो मुझे। सपोज कर की कोई बॉडी है और जिसका टेम्परेचर टी, तो इस बॉडी से बहुत कलर की लाइट निकलती है। मतलब इस बॉडी से इंफ्रारेड भी निकलती है, अल्ट्रावायलेट भी निकलती है, माइक्रोवेव भी निकलती है, विजिबल भी निकलती है। तो बैठ के इन लोगों ने देखा कि यार, जब चलो अपन चेक करते हैं कि कौन सी कलर की लाइट से ज्यादा निकलती है, तो एनर्जी और रेलन का ग्राफ बनाया। तो उनको ये ग्राफ ऐसा मिला। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि यार, ये जो वेवलेंथ है ना लैम्डा एम, इस वेवलेंथ की लाइट सबसे ज्यादा है। देखो, इस वेवलेंथ की एनर्जी सबसे ज्यादा निकल रही है। तो इस वेवलेंथ से पता पड़ेगा कि इस बॉडी का टेम्परेचर है कितना। तो लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी। अब तुम ध्यान से देखो, तो अपन टी को अपन क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन लैम्डा एम लिख सकते हैं। तो जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए, ये मैंने परसों शीट में भी एक क्वेश्चन डाला था। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक बॉडी है, उसके दो ग्राफ तुम्हें दे रखे वियंस के। एक तो ये ग्राफ दे रखा है और एक ये ग्राफ दे रखा है। मान लो कि इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2, और फिर एग्जाम में पूछा है कि बताओ T1 ग्रेटर देन T2 होगा, कि T2 ग्रेटर देन T1 होगा, कि T1 इक्वल टू T2 होगा, कि नन ऑफ दिस होगा। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो कैसे करोगे? क्या आएगा मेघना इसका आंसर, क्या आएगा सोचो। गार्गी, क्या आएगा इसका आंसर सोचो। T1 टेम्परेचर पे ये ग्राफ बना, T2 टेम्परेचर पे ये ग्राफ बना, और मैं पूछूं कि बताओ इन दोनों में से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है। तो तुम ध्यान से देखो, तो जो पहला वाला ग्राफ है उसका लैम्डा यहां पे होगा, जो दूसरा वाला ग्राफ है उसका लैम्डा यहां पे होगा, मतलब लैम्डा 2 लैम्डा 1। और ध्यान से देखो, लैम्डा M2 इज ग्रेटर देन लैम्डा M1। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि लैम्डा इंटू टी क्या है, बी। तो टी क्या हो जाएगा, बी बाय लैम्डा। तो जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। मतलब T2 कम है, T1 ज्यादा है, तो T1 ग्रेटर देन T2 है इसका आंसर। तहसीन मैंने अभी चालू किया बेटा, जस्ट अभी चालू किया है। यही मैं पहला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वियंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वियंस डिस्प्लेसमेंट लॉ बेसिकली है क्या, वियंस डिस्प्लेसमेंट लॉ वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन है। तो लैम्डा इंटू टी क्या होता है, लैम्डा इंटू टी होता है आपका बी। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। मेघना तेरे को समझ में आया, गार्गी तेरे को क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ यार, प्लीज यार। सर समझ नहीं आया। अच्छा नहीं समझ में आया, देखो आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? स्टार्टिंग से बता दूं ना? यस सर। अरे एक तो टाइम पे ज्वाइन करा करो यार। देखो, किसी भी बॉडी का मान ले टेम्परेचर है टी, तो उस बॉडी से जो रेडिएशन निकलती है, अगर हम उन रेडिएशंस को स्टडी करें
कि यार इस बॉडी से अलग अलग कलर की लाइट निकल रही है। तो बेसिकली जो ग्राफ बनता है एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में, मतलब जैसे मान ले कि λ1 की इतनी एनर्जी निकल रही है, λ2 की इतनी निकल रही है, λ3 की इतनी निकल रही है, तो एनर्जी और वेवलेंथ का ग्राफ ऐसे बनता है। तो ध्यान से देख, ये वाली जो वेवलेंथ है ना, ये वाली λm, इस वेवलेंथ के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा निकल रही है, क्योंकि इस वेवलेंथ के लिए एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी किसके लिए निकल रही है? λm के लिए। तो λm से अपने को बॉडी का टेम्परेचर पता पड़ेगा। तो λm इंटू टी क्या होता है? बी। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? बी बाय λm। तो जिसका λm ज्यादा होगा उस बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो पहले तुम समझना कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है क्या। पहले आप समझना इस टॉपिक को कि तहसीन बी एक कांस्टेंट है, वीएंस कांस्टेंट। आप एक बार लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देखो, मैंने भेज रखी है, उसमें मैंने ये लॉ लिखवा भी रखा है। एक बार इसको लिख लेना, बस लॉ को अपनी कॉपी में। बी एक कांस्टेंट है, बी को बोलते हैं हम वीएंस कांस्टेंट। ये जो ये लॉ है ना, इसमें बी जो है वो है वीएंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। अच्छा, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, तुम ध्यान से देखो। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये बोलता है कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, rate of decrease of temperature of a body is directly proportional to, इसको समझना क्योंकि इसके न्यूमेरिकल बहुत आसान आते हैं। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग्स। टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग्स। अब इसका मतलब क्या है? तो अब इसका मतलब क्या है तुम वो समझना। ये तो चलो इंग्लिश हो गई, क्योंकि एग्जाम में अगर आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तो पता होना चाहिए। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 2 कप है और दोनों में चाय भरी हुई है। मान लो एक में चाय भरी हुई है 60 डिग्री सेल्सियस पे, और मान लो एक कप में चाय भरी हुई है 30 डिग्री सेल्सियस पे, और मान लो कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस। तो एक बात तो पक्की है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, चाय का टेम्परेचर ज्यादा है। तो न्यूटन ये बोलता है कि जैसे पहला वाला चाय का कप देखो, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 60 में से 20 गए 40। दूसरा वाला चाय का कप देखो, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 30 में से 20 गए 10। तो न्यूटन ये बोलता है कि जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पे चाय जल्दी ठंडी होगी, है ना। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, मतलब कितनी जल्दी चाय ठंडी होगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है? डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग, है ना। तो लिख लो अपनी कॉपी में dt अपॉन dt। इस t का मतलब क्या है? टेम्परेचर। तो न्यूटन के हिसाब से dt अपॉन dt मतलब क्या होता है? टेम्परेचर किस गति से घट रहा है, इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी एस। यहां पे टी एस का मतलब होता है सराउंडिंग टेम्परेचर। मैं तुम्हें इसका एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, तुम्हें 2 मिनट में फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। dt अपॉन dt का मतलब होता है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। dt अपॉन dt क्या होता है? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस के कोई कांस्टेंट है, और ब्रैकेट में आएगा t माइनस टी एस। इस t का मतलब होता है टेम्परेचर ऑफ बॉडी। t का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो कोई तुम्हें पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो देखो न्यूटन क्या बोलता है। न्यूटन ये बोलता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस है बॉडी और सराउंडिंग के बीच में, उतना जल्दी आपकी बॉडी ठंडी होगी, और जितना कम टेम्परेचर डिफरेंस है उतनी धीरे धीरे आपकी बॉडी ठंडी होगी। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी मतलब dt अपॉन dt, और यहां पे माइनस क्यों लगाया? क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है, बढ़ थोड़ी रहा है। चाय का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा, इसलिए मैंने माइनस लगाया। और ब्रैकेट में क्या आएगा? t माइनस टी एस। इस टी एस का मतलब होता है सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है?
टी का मतलब होता है बॉडी का टेम्परेचर कितना है, और ये आपका dt अपॉन dt क्या होगा, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और के आपका कोई कांस्टेंट है। इसको लिख लो एक बार अपनी कॉपी में। सर ये के नेगेटिव क्यों है? के नेगेटिव नहीं बेटा, के साथ नेगेटिव है। ये नेगेटिव का रीजन ये है, तो खुद बता। सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 है, चाय का टेम्परेचर 60 है, तो अभी तो तेरी चाय गर्म होगी, और तुझे खुद पता है, देख अगर इस चाय को अपन यहां पे रखेंगे तो धीरे धीरे चाय का टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे चाय ठंडी होती जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगाया। नेगेटिव का मतलब है कि बॉडी का टेम्परेचर घट रहा है। रिपीट करूं? हाँ तहसीन में रिपीट करता हूं, एक बार लिख ले उसको, एक बार लिख ले, और यहाँ पे इन सब चीजों का मतलब लिख ले। मैं रिपीट करता हूं वापस। ठीक है, देखो, तो अब वापस सुनना, देख तहसीन तेरे को डाउट है तो देख सुन। सपोज कर कि एक कप में चाय पड़ी हुई है, मान ले 60 डिग्री सेल्सियस पे, और सराउंडिंग का 10 डिग्री है। एक और कप में चाय पड़ी हुई है, और मान ले कि यहाँ पे चाय पड़ी हुई है 30 डिग्री सेल्सियस पे, और सराउंडिंग का 10 डिग्री है। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना है, 60 में से 10 गए 50। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 30 में से 10 गए 20। तो न्यूटन बोलता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी जल्दी आपकी चाय ठंडी होगी। मतलब देख है क्या, कि जो बॉडी 60 डिग्री सेल्सियस पे है और एक बॉडी 30 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये जल्दी जल्दी ठंडी होगी, ये धीरे धीरे ठंडी होगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा आपकी बॉडी उतनी ज्यादा जल्दी ठंडी होगी। ये पता है फॉर्मूला कहां से आया? अगर तुम्हें याद हो तो परसों मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला पढ़ाया था नेट पावर का, सिग्मा ई ए टी रेस टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेस टू पावर 4। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है आपकी बॉडी से उतना ज्यादा पावर निकलता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है बॉडी से उतना ज्यादा पावर निकलता है ना? तो इतनी जल्दी बॉडी ठंडी होती है। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ किस बॉडी का टेम्परेचर जल्दी जल्दी घटेगा, उस बॉडी का टेम्परेचर जल्दी जल्दी घटेगा जहां पे बॉडी के टेम्परेचर में और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा है। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल कैसे करते हैं? तो इसके न्यूमेरिकल करने के दो तरीके। पहला तरीका मैं तुम्हें समझाऊंगा, उसको सब समझना, क्योंकि अगला तुम्हें करना है, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन उस तरीके से हो जाते हैं। तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। एक क्वेश्चन, अच्छा इसको मत लिखो, अगला तुम सॉल्व करना है, इसको समझो। अ बॉडी cools down a body cools down from 50 degree Celsius to 40 degree Celsius in 2 minutes। तो एक बॉडी है, उसको 50 से 40 आने में कितना लगा, 2 मिनट। फाइंड टाइम टेकन, फाइंड टाइम टेकन टू कूल फ्रॉम, फाइंड टाइम टेकन टू कूल फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। और आपको सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस। सराउंडिंग मतलब बाहर का वातावरण का। देखो अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर रहा हूं, अब तुम सब ध्यान से समझना, क्योंकि तुम्हारी बुक के सारे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 50 टू 40 इन 2 मिनट्स। तो आप न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लिखो, dt अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के, ब्रैकेट में आएगा t माइनस टी एस। अब देखो मैं तुम्हें यहां पे वैल्यू पुट करना सिखाता हूं, सर समझना। 50 से 40 हुआ, देखो पहला, इस क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर कितना घटा, 10। ठीक है, इन 2 मिनट्स, टाइम को मिनट में रहने दो, तो नीचे आ जाएगा 2। के तो नहीं है तो माइनस और के पुट करो। अब टी, पहले अपन सराउंडिंग का पुट करते, सराउंडिंग का कितना है, 10। और याद रखना ये जो टी होता है ना, ये टी कैसे निकालते, अब तुम सब ध्यान से सुनना। तो बॉडी 50 से 40 गई, तो 50 और 40 का एवरेज ले लो। तो 50 प्लस 40 कितना होता है, 90/2। तो ये कितना आ गया, 45। तो यहां पे क्या आ गया, 45 माइनस 10। तो यहां को तुम इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 5 जा, तो 5 इक्वल टू कितना आया, माइनस के। 45 में से 10 गए तो कितने बचे, 35। तो आपका के कितना आया, -5/35। तो ये कितना आ जाएगा, -1/7। एक बार आपको के निकालना है। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, फाइंड टाइम टेकन टू कूल फ्रॉम 40 डिग्री टू 30 डिग्री। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, देखो
तो वापस इक्वेशन लिखो, dt अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी एस। अब पुट करो, 40 से 30 गया तो dt तो वापस कितना होगा, 10 ही होगा, क्योंकि टेम्परेचर कितना घटा, 10। टाइम तो निकालना है, टाइम की जगह टी लिख दो, माइनस के अपन ने अभी निकाला -1/7, और टी माइनस टी एस सराउंडिंग का तो मुझे पता ही है कितना होता है, 10। अभी मैंने तुम्हें बताया ये टी कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एवरेज, कहां से कहां गया उसका एवरेज, तो 40 + 30 अपॉन 2, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 35। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा, 10 अपॉन टी माइनस माइनस प्लस, तो 1/7, और 35 में से 10 गए, कितना आया, 25 बचा, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो टाइम कितना आया चेक करो, तो 7 2 जा 14/5, तो ये तुम्हारा आंसर आएगा 2.8 मिनट्स आएगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पक्का आएगा, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को करते कैसे, एक बार तुम सब वापस देखना, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, तो मैं तुम्हें वो भी सॉल्व कराऊंगा ही हूं, एक बार इसको समझना। देखो तहसीन, ध्यान से सुनना। A body cools from 50 डिग्री टू 40 डिग्री इन 2 मिनट्स। ठीक है, इतना इतना पढ़ लो। तो देखो, अब पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लिखो। तो यहां पे dt का मतलब क्या होता है, कितना टेम्परेचर कम हुआ, तो 50 में 40 गए, कितना आया, 10। dt का मतलब कितना टाइम लगा, 2 मिनट लगा। माइनस के तो है ही नहीं अपने पास, अब ब्रैकेट में क्या है, t माइनस टी एस, तो सराउंडिंग का कितना है, 10, तो सराउंडिंग का कितना आ गया, 10। अब ये t कैसे निकालते हैं, ये t कैसे निकालते हैं, 50 से 40 गया, तो 50 और 40 का एवरेज ले लो, तो कितना आया, 45, तो यहां से मैंने k निकाल लिया। अब अगला क्वेश्चन, इसका अगला पार्ट, फाइंड टाइम टेकन टू कूल फ्रॉम 40 टू 30। अब 40 से 30 जाने में कितना टाइम लगेगा, तो अब dt की जगह कितना आ जाएगा, 10। टाइम कितना लगेगा वो तो अपने को निकालना है, माइनस की जगह माइनस, के अपन ने अभी निकाला -1/7, टी कितना आएगा, 35, क्योंकि 40 और 30 का एवरेज कितना होता है, 35, टीएस कितना है, 10। उसको तुम सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। सर कोई भी इसमें डाउट है टी इसमें, नहीं लिखेंगे ना, कहां पे, ये सेकंड वाले पार्ट में टी नहीं लिखेंगे ना। यहां पे मतलब टी अननोन है, तो टी निकालना है अपने को, तो जो अननोन है वो कैसे लिख सकते हो, ओके सर। वो तो आपको निकालना है ना। और कोई डाउट है तो पूछो यार, प्लीज यार। सर हाँ पूछो। सर इसमें टाइम का एवरेज क्यों लेते हैं, मतलब टेम्परेचर का एवरेज क्यों लिया, देख, मतलब अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है ना रानू, जैसे 40 से 30, तो अगर तू इस तरीके से सॉल्व करेगी, या तू डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके सॉल्व करेगी, तो अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर आता है। तो ये न्यूमेरिकली ट्राई किया गया तरीका है, कि तुम टी को ऐसे एवरेज लेके करोगे तो भी तुम्हारा आंसर सही आएगा। इसको करने का एक और तरीका है, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, पर वो करना मत, इससे आंसर जल्दी आएगा। ओके सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो, देखो यार, एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, बॉडी cools down from body cools down from सपोज करो तुम्हें दे रखा है मैंने 90 डिग्री टू 80 डिग्री इन 1 मिनट, तो 90 से 80 आने में 1 मिनट लगा। फाइंड टाइम टू कूल फ्रॉम फाइंड टाइम टू कूल फ्रॉम सपोज करो 70 डिग्री टू 50 डिग्री। ठीक है, तो 70 से 50 आने में कितना टाइम लगेगा, और आपको सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है मैंने 20 डिग्री। चेक करो क्या आता है तुम्हारा आंसर, सब पेन उठाओ और सॉल्व करो, अपने आप आंसर आता है यार क्वेश्चंस का। बॉडी कूल्स डाउन फ्रॉम 90 डिग्री टू 80 डिग्री इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में 90 डिग्री से कहां तक आ जाता है, 80 डिग्री तक आ जाता है। फाइंड टाइम टू कूल फ्रॉम 70 डिग्री टू 50 डिग्री, और सराउंडिंग का कितना दे रखा है मैंने, 20 डिग्री। सॉल्व करो, देखो क्या आता है। कितना आएगा इसका, सोचो। अ बॉडी कूल फ्रॉम 90 टू 80 इन 1 मिनट, 1 मिनट में 90 से 80 हो गया, तो आपको बताना है कि 70 से 50 जाने में कितना टाइम लगेगा।
और सराउंडिंग का कितना दे रखा है, 20 डिग्री दे रखा है। चेक करो सिद्धार्थ, चेक करो गगन, गर्वित, चेक करो सब। गार्गी नेगेटिव तो नहीं आ सकता यार, टाइम नेगेटिव कैसे आएगा? आ रहा होगा तो भी तेरा 2/9 आ रहा होगा, -2/9 नहीं आ रहा होगा। चेक करो, देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है क्या। सबसे पहले तो यार अगर तुमने ये लॉ ही गलत लिख दिया तो तुम गए पानी में, फिर कुछ नहीं मिल रहा तुम्हें। अब इसे वैल्यू पुट करो, 90 से 80 मतलब यहां पे आएगा 10, टाइम 1 मिनट तो नीचे लिखो 1, माइनस के। इस टी की जगह 90 और 80 का एवरेज 85 होता है, और माइनस के आ जाएगा 20। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 10 इक्वल टू माइनस के, 85 में से 20 का कितना है, 65, तो के कितना आ जाएगा, -10/65, के आ गया। अब दूसरा पार्ट वापस पुट करो, dt/dt इज इक्वल टू माइनस के t माइनस टी एस। अब 70 से 50, 70 से 50 मतलब कितना घटा, 20, टाइम तो निकालना है, और माइनस के कितना आ जाएगा, -10/65, और t माइनस टी एस, ये t किसका एवरेज होगा, 70 का और 50 का, तो ये देखना 60 आएगा, तो 60 में से 20 का है। तो बस सॉल्व कर लो, माइनस माइनस गया, तो ये कितना आ जाएगा, 20/t इक्वल टू 10/65, और 60 में से 20 गए, 40 आए, तो 20×2 = 40 आ गया। 5 से काटो तो 5×2 = 10 और 13, तो टाइम कितना आ जाएगा, 13/4 मिनट। ये आ जाएगा आपका टाइम, 13/4 मिनट। चेक करो, चेक करो तुम सबका यही आंसर आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? यस सर, यही आया। देखो तुम सबका आ गया कि नहीं आया, रिदम भाई आ गया आंसर कि नहीं आया? देखो नहीं आया तो बोलो। सर आ गया। हो गया, चलो ओके। अब बस एक लास्ट चीज और लिख लो, देखो अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी होता है, पर वो तुम्हें यूज नहीं करना है। पर हाँ, अगर तुम्हें पूछ ले तो क्या कर सकते हैं, तो देखो dt/dt इज इक्वल टू माइनस के t माइनस टी एस। तो आप क्या करो, इस t माइनस टी एस को नीचे ले जाओ, और माइनस के dt को उधर ले जाओ, मतलब dt को उधर ले गया, t माइनस टी एस को नीचे लेके आया। इधर इंटीग्रेट करो, इधर इंटीग्रेट करो, लोअर लिमिट t1 अपर लिमिट t2, इधर 0 से लेके t तक इंटीग्रेट करो। अब इसको इंटीग्रेट करने के बाद तुम खाली इतना याद रखना, ये लॉग लिखना और लिखना t2 माइनस टी एस अपॉन t1 माइनस टी एस इक्वल टू आ जाएगा माइनस के टी। तो इस इक्वेशन में भी अगर तुम वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, बट ये यूज मत करना। अगर एग्जाम में बोल दे कि बताओ लॉग वाला फॉर्मूला कौन सा है, मान लो एग्जामिनर खुद बोले कि नहीं लॉग वाला फॉर्मूला कौन सा है बताओ, तो फिर ये लिख के आने का, वरना ये लिखना ही मत, इससे कभी आंसर नहीं आएगा तुम्हारा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे के होता ही नहीं है, हमेशा क्वेश्चन अधूरा ही आता है इसका। तो आपको यूज कौन सा तरीका करना है, जो मैंने तुम्हें पहले बताया वो आ जाए तो अपने को ये तरीका भी पता होना चाहिए। तो क्या किया देखो मैंने, t माइनस टी एस को नीचे लेके गया, dt को मैं ऊपर लेके आया, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, और बस ये जो t है एक बार t की जगह t2 पुट किया, एक बार t की जगह t1। ठीक है, इसको लिख लो, पर ये तरीका यूज मत करना। तुम तरीका कौन सा यूज करना, वो पुराना वाला ही तरीका यूज करना। ठीक है, ओके। देखो ये तो मैं तुम्हें भेज दूंगा, बस इसका ग्राफ बना लो और फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। अश्विता आपने अभी ज्वाइन किया बेटा, आप 2 मिनट रुकना, आपको अगले टॉपिक से समझ में आएगा। तो देखो इसका ग्राफ बना लो। तो ग्राफ इसका ओके सर। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, चेंज इन टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ। तो ये ग्राफ ऐसा आता है, उसका रीजन क्या है, इस ग्राफ का रीजन तुम समझना। अब खुद मुझे बताओ कि चाय ठंडी कब जल्दी होगी, जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा कि टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है आपकी चाय उतनी जल्दी ठंडी होती है। तो अगर डेल्टी ज्यादा है देखो, तो आपका टाइम कम लगेगा, अगर डेल्टी कम है तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो इस ग्राफ को याद रखना, डेल्टी और टी के ग्राफ को। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ग्राफ है, लिख लो अपनी कॉपी में इसको। ठीक है, और कोई डाउट है इसमें तो पूछो, नहीं तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। किसी को इसमें अब कोई डाउट है तो पूछो, वरना अपन एक टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, और उस टॉपिक का बेसिक्स मैं तुम्हें खाली बेसिक्स बताऊंगा आज, जो काफी इंपॉर्टेंट है।
इसमें कोई डाउट है तो पूछो। सर एक मिनट वापस रिपीट करो ना। देख तेजी, देख जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना बेटा, जितना टेम्परेचर डिफरेंस, आपकी बॉडी उतनी जल्दी ठंडी होती है। तो देख अगर डेल्टी ज्यादा है, देख यहाँ पे डेल्टी कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, तो इसको ठंडा होने में टाइम कम लगेगा। यही तेरा डेल्टी मान ले कम हो गया, देख डेल्टी इतना सा हो गया, तो तेरे को अब टाइम ज्यादा लगेगा, बस ये याद रखना। ठीक है, अच्छा अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं। लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो थर्मोडायनेमिक्स। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। तो किसी भी सिस्टम और उसकी सराउंडिंग की स्टडी को हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। तो कोई सिस्टम है और सिस्टम के आसपास की जो सराउंडिंग है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो जैसे समझ लेना, जैसे मान लो कि अब मैं तुम्हें एग्जांपल दूं इसका। जैसे मान लो कि ये गैस है और गैस के ऊपर मान लो आपने कुकर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कुकर रखा हुआ है। और मान लो ये कुकर की सीटी है। तो ये जो होता है ना, ये तो होता है आपका सिस्टम, और ये जो बाहर है ना, ये है आपका सराउंडिंग्स। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली किसकी स्टडी है? सिस्टम की और सराउंडिंग की स्टडी है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो है टाइप्स ऑफ वॉल। मतलब दीवार कितनी तरीके की होती है। टाइप्स ऑफ वॉल, तो दीवारें दो तरीके की होती है। लिखो अपनी कॉपी में, एक होती है डाईएथर्मिक वॉल। एक कौन सी होती है? डाईएथर्मिक वॉल। और दूसरी तरीके की दीवार होती है, उसका नाम होता है एडियाबैटिक वॉल। तो दीवारें दो तरीके की होती है, डायथर्मिक होती है और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है एडियाबैटिक वॉल। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब तुम उसको समझना। तो दीवार दो तरीके की होती है, डायथर्मिक और एडियाबैटिक, है ना। देखो अब तुम समझना, सपोज करो कि ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। तो ये जो दीवार है ना, ये बीच वाली ये वॉल है। तो याद रखना, डायथर्मिक वॉल में डजंट अलाउ मास ट्रांसफर। मतलब अंदर का मास बाहर जा नहीं सकता, बाहर का मास अंदर आ नहीं सकता। लेकिन यहां पे लिखो आप, अलाउ हीट ट्रांसफर। अंदर की गर्मी बाहर जा सकती है, बाहर की गर्मी अंदर आ सकती है। तो डायथर्मिक वॉल ऐसी वॉल है जो अंदर के मास को बाहर नहीं जाने देगा, बाहर के मास को अंदर नहीं आने देगा। जैसे मान लो अंदर 2 किलो पानी है, तो अंदर का पानी अंदर ही रहेगा। अंदर का 2 किलो पानी ना तो बाहर जा सकता है, ना बाहर का कोई पानी अंदर आ सकता है। लेकिन हीट ट्रांसफर अलाउ है। हीट ट्रांसफर का मतलब है अंदर की गर्मी बाहर जा सकती है, बाहर की गर्मी अंदर आ सकती है। जैसे मान लो कि तुमने गैस पे स्टील की तपेली में गर्म पानी रखा और उसको आपने ढक्कन से ढक दिया। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है? देखो सर्दियां हैं, थोड़ी देर के बाद क्या होगा आप मुझे बताओ। ये पानी अपना ठंडा होता है कि नहीं होता है? चेक करना कभी घर पे सुबह उठ के, कि एक तपेली लेना, उसमें पानी रखना गर्म करके और उसको ढक्कन से ढक देना। थोड़ी देर के बाद पानी ठंडा हो जाएगा, अंदर का पानी अंदर ही रहेगा, अंदर का पानी बाहर नहीं गया और ना बाहर का पानी अंदर आया, लेकिन अंदर की जो हीट है वो कहां चली गई? बाहर चली गई। तो डायथर्मिक वॉल में क्या होता है? डजंट अलाउ मास ट्रांसफर। मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता, अलाउ हीट ट्रांसफर, हीट का हो सकता है। और अब अपन आते हैं एडियाबैटिक पे। एडियाबैटिक दीवार महान दीवार है, ये कुछ भी अलाउ नहीं करती। डजंट अलाउ हीट एज वेल एज मास ट्रांसफर। ना तो हीट ट्रांसफर अलाउ करती है, ना मास ट्रांसफर अलाउ करती है। ये होती है आपकी एडियाबैटिक वॉल। तो एडियाबैटिक वॉल कुछ भी अलाउ नहीं करती। जैसे मान लो मैं तुम्हें इसका एक अजीबोगरीब एग्जांपल देता हूं जो पूरा वैलिड नहीं है। जैसे थर्मस। तो थर्मस में क्या करते हैं अपन? चाय भरते हैं। आप शाम को भी थर्मस खोल के देखना, अंदर की चाय अंदर रहती है, ना बाहर की चाय अंदर आई, ना अंदर की चाय बाहर गई, और ना अंदर की गर्मी बाहर गई, क्योंकि चाय गर्म की गर्म है। तो एडियाबैटिक वॉल का एक मतलब मैं क्या बोल रहा हूं,
करेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं दे भी नहीं सकता। तो एडियाबेटिक वॉल ना तो हीट ट्रांसफर अलाउ करती है ना मास ट्रांसफर, लेकिन डायथर्मिक मास भी अलाउ नहीं करती लेकिन हीट अलाउ करती है। ये डिफरेंस है, लिख लो अपनी कॉपी में। नहीं गर्वित, ऐसी आइडियल दीवार तो नहीं हो सकती यार, लेकिन हाँ तुम आइडियल के पास जा सकते हो। अगर जैसे बहुत अच्छा थर्मस है, जैसे मान ले कि अंदर वाली दीवार और बाहर वाली दीवार के बीच में मान ले तुमने वैक्यूम क्रिएट कर रखा है, तो करीबन करीबन ये एडियाबेटिक के आसपास है, लेकिन फिर भी रेडिएशन से तेरा हीट ट्रांसफर हो जाता है, तो चाहे तो ठंडी हो जाएगी। एकदम आइडियल एडियाबेटिक वॉल नहीं हो सकती, वॉल नहीं हो सकती। वॉल क्या, लिख लो। तो डायथर्मिक वॉल, एडियाबेटिक वॉल। डायथर्मिक देखो मास ट्रांसफर तो नहीं अलाउ नहीं करती, डायथर्मिक हीट तो अलाउ करती है, एडियाबेटिक वो भी अलाउ नहीं करती। सर हाँ पूछो। ये वॉल बनती कैसे है? कौन सी? मतलब दोनों वॉल जो आप बता रहे हो ना, सेकंड वाली जो थर्मस का एग्जांपल दिया आपने, तो इन दोनों वॉल को ऐसे बनते किसी ये लोग? स्टील की बनती है। थर्मस किसका होता है? थर्मस में तुमने कभी थर्मस को देखा है? थर्मस में अंदर जो चाय बन, फर्स्ट वाली, फर्स्ट वाली, फर्स्ट अरे वाली, फर्स्ट सेकंड तो वाली तेरी स्टील की तपेली। कोई भी चलेगा? कोई भी आयरन स्टील एल्यूमिनियम सब डायथर्मिक की तो है। तपेली और ऊपर ढक्कन होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में जनरली अपन क्लोज सिस्टम पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में तो तुम ओपन भी पढ़ोगे, फिजिक्स में अपनी दीवार चारों तरफ होती है, सिस्टम बंद होता है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो, डायथर्मिक और एडियाबेटिक वॉल में। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। नहीं गर्वित, अगर वॉल लिखा हुआ है तो फिजिक्स में मास ट्रांसफर की बात हम नहीं करते, हीट ट्रांसफर की बात करते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब देखो अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, सबसे पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, बॉयल्स लॉ। बस आज अपन बॉयल्स लॉ ही करेंगे, उससे ज्यादा अपन कर नहीं पाएंगे। बॉयल्स लॉ तो लिखो अपनी कॉपी में, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट then if system expands then if system expands pressure decreases। तो बॉयल्स लॉ ये बोलता है कि अगर मान लो कोई कंटेनर है और मान लो कि उसके अंदर प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, क्योंकि किसी भी कंटेनर में अगर गैस भरी है तो गैस का प्रेशर तो होगा, कंटेनर का वॉल्यूम मान लो V है और गैस का टेम्परेचर T है। तो अगर मान लो आपका टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर क्या रखते हैं? कांस्टेंट। तो अगर ये सिस्टम एक्सपांड करेगा तो प्रेशर घटेगा, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? बॉयल्स लॉ ये बोलता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और सिस्टम अगर एक्सपांड करेगा, एक्सपांशन का मतलब है वॉल्यूम बढ़ना, तो सिस्टम अगर एक्सपांड करेगा तो सिस्टम के अंदर का जो प्रेशर है वो घट जाएगा। तो इफ सिस्टम एक्सपांड्स प्रेशर डिक्रीजेस। और बॉयल्स लॉ की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इस तरीके से, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो आपके सिस्टम में कोई मैंने प्रोसेस करी जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मान लो कि प्रोसेस चालू होते वक्त प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T है, और मान लो प्रोसेस खत्म होने के बाद प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, पर टेम्परेचर T रहेगा, क्योंकि मैंने टेम्परेचर तो क्या रखा? कांस्टेंट रखा, तो T तो चेंज हो नहीं रहा, P हो रहा है, V हो रहा है। तो इन चारों में रिलेशन क्या होगा? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो बॉयल्स लॉ बेसिकली एक आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करता है। आइसोथर्मल का मतलब है जिसमें आपका टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे मान लो कोई सिस्टम एक्सपांड करेगा, एक्सपांड मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, तो सिस्टम के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये उल्टा भी बोल सकते हो, अगर वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। और इन चारों में रिलेशन क्या है? P1 V1 इक्वल टू P2 V2।
लिख लो अपनी कॉपी में इसको। पी मतलब यहां पे प्रेशर है, पी मतलब प्रेशर, और वी मतलब वॉल्यूम। पी मतलब कंटेनर के अंदर क्या प्रेशर है, वी मतलब कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, टी मतलब कंटेनर का टेम्परेचर कितना है। और याद रखना, अब से तुम टी हमेशा किस में लोगे, केल्विन में लोगे, कभी भी सेल्सियस में नहीं लेना है तुम्हें। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं इसका, मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब, जिसमें टेम्परेचर है 27 डिग्री, और मान लो कि अंदर आपको प्रेशर दे रखा है 200 पास्कल, ठीक है, और आपको वॉल्यूम दे ही रखा है। अब मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि इस कंटेनर का वॉल्यूम डबल हो गया, मान लो वॉल्यूम हो गया तुम्हारा 4 मीटर क्यूब, और मैंने क्या बोला, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मतलब पहले 27 तो बाद में 27, तो अब आपको बताना है कि अंदर प्रेशर कितना होगा। तो याद रखना, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपकी प्रोसेस हो रही है, तो P1 V1 किसके बराबर होता है, P2 V2 के बराबर होता है। तो P1 कितना है 200, V1 कितना है 2, P2 आपको निकालना है, V2 कितना है 4, इसको सॉल्व करो तो आपका P2 कितना आ जाएगा 100 पास्कल। और तुम ध्यान से देखो, आपकी वॉल्यूम बढ़ी तो इसलिए आपका आपका प्रेशर क्या हो गया, घट गया। पहले आपका प्रेशर 200 पास्कल था, अब आपका प्रेशर कितना हो गया, 100 पास्कल हो गया, है ना। तो याद रखना, तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ ये बोलता है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंटेनर के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और रिलेशन क्या आता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P मतलब प्रेशर, प्रेशर मतलब गगन दबाव, प्रेशर मतलब दबाव, V मतलब वॉल्यूम, है ना। तो आज तो बेसिकली अपन ने थर्मो चालू करी है, अभी तो थर्मो चलेगा कुछ दिन। तो नेक्स्ट क्लास में अपना चार्ल्स लो, गैल्यूसेक लो, एवोगैड्रो लो, और वर्क डन इन प्रोसेसेस, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछो। कोई भी डाउट है तो पूछो। और अश्विता, यार ये क्लास शुरू में चालू था, आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। इस क्लास की शुरुआत में मैंने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ाया था, आप उसको समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। ठीक है, चलो ओके।